भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं हम। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर विश्वास किसी नेता ने जीता है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जीता है। आज जिस प्रकार का जनसलाह उनकी रैलियों में, कार्यक्रमों में आया, वो बताने के लिए काफी है कि आप उत्तर प्रदेश की आशा के केंद्र केवल माननीय अखिलेश यादव जी है। और हमें लगता है कि जिस तरह का उत्तर प्रदेश के किसानों ने, युवाओं ने, मातृशक्ति ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, युवाओं ने उनको विश्वास किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो देश का भी नेतृत्व करेंगे, ये भावना हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं मनोज जी के पास जा रहा हूं, इसके बाद आऊंगा तो आप सबसे सिलसिलेवार तरीके से एक सवाल ये पूछूंगा कि पूर्वांचल किसका होगा और किसके आधार पर आप ये दावा करेंगे कि आपका होगा। लेकिन फिलहाल मनोज जी, पीएम मोदी का बनारस में 3 दिन बिताना, अखिलेश, जयंत और ममता का एक मंच पर बनारस में एक साथ आना और फिर प्रियंका और राहुल गांधी का त्रिपुंड लगाना बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद, क्या ज्यादा प्रभावी रहा आखिरी चरण के रण में? देखिए, तीनों ही अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, मतलब माफ कीजिएगा, प्रियंका मतलब कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। वो तो अपना 2024 के लिए जो भी सोच रहे होंगे। अभी तो केवल हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। बाकी दो पक्ष जो हैं वो मजबूत हैं, उनका जो भी प्रयास है। मेन बात यह है कि देखिए, पिछली बार भी 54 सीटों पे बीजेपी को नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद 63% सीटें मिली थी। तो अब की बार मतलब जब सब जगह 6 चरणों में जब मतदान की परसेंटेज कम हुई है, तो इस बार कल शाम 6 बजे अगर मतदान की परसेंटेज नहीं बढ़ी तो ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह जो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बिल्कुल जायज है। अखिलेश इस उम्मीद में कि उनकी लहर है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी इस उम्मीद में कि वो जितना हो सके डैमेज कंट्रोल कर ले जाएं। मतलब ये पूर्वांचल बीजेपी की साख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला चरण भी योगी आदित्यनाथ का गढ़, ये चरण भी नरेंद्र मोदी का गढ़। अगर नरेंद्र मोदी के गढ़ में कोई सेंध लगती है, वोट परसेंटेज 0.1% भी ड्रॉप करता है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। जल्दी से संक्षेप में बताइए, बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कौन सी लड़ाई है पूर्वांचल में? देखिए, समाजवादी तो सरकार बनाने की उम्मीद रख ही रहे हैं ना। मतलब जगह जगह से जो इनपुट मिल रहा है, उन लोगों को तो यही इनपुट मिल रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। तो वो तो बहुत ही जोश के साथ, मतलब वो तो विनिंग स्ट्रीक पे अपने आप को मान रहे हैं। बीजेपी, देखिए, बीजेपी के मन में जो चिंता है, वो चिंता केवल मन के अंदर नहीं है। वो चिंता चेहरे पे आ रही है, बॉडी लैंग्वेज में आ रही है, उनके शब्दों में आ रही है। पब्लिक मीटिंग से उनके शब्दों में वो चिंता व्यक्त हो रही है कि आप लोग घर के बाहर निकलिए, अपने पड़ोसी को भी निकालिए। चिंताएं व्यक्त हो रही हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का कम होना बीजेपी के लिए फिलहाल खतरे की घंटी है। समीर जी, आप समझाइए इस बात को कि 54 सीटों में 33 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए पूर्वांचल में साख की लड़ाई है, अंतिम चरण। इस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे आप? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि आप जीत जाएंगे, तो सवाल ये खड़ा होता है कि उसके पीछे का आधार क्या होगा? देखिए अमित जी, पूर्वांचल के अंदर जो 7वें चरण का चुनाव है, वो वाराणसी के आसपास के जिलों को आप देखेंगे तो बनारस में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है, हम जीतते रहे। लेकिन जब अगल बगल आप देखेंगे, चाहे जौनपुर को देखिए, गाजीपुर को देखिए, आजमगढ़ को देखिए, मऊ को देखेंगे, या मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इन जिलों में समाजवादी पार्टी की सरकार में 1-1 दर्जन माफिया इन जिलों को चला रहे थे। 2017 में सरकार आने के बाद योगी जी ने जो कहा था कि हम अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, उसको करके दिखाया योगी जी ने। आज मुख्तार अंसारी कहां है? आज अफजाल अंसारी कहां है? आजमगढ़ के 1 दर्जन माफिया आज जेलों के अंदर है, जिनके भरोसे गाजीपुर, मऊ, इन जिलों को देखेंगे। इन जिलों में कानून का राज स्थापित हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को व्यापक जन समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है। और यहां से आजमगढ़ में 10 में से 1 सीट मिली थी आपको 2017 में। आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था को आधार बनाकर आप आजमगढ़ का किला फतेह कर लेंगे इस बार? देखिए अमित जी, अगर कानून व्यवस्था कायम न होता तो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से करहल न जाते। अखिलेश यादव का आजमगढ़ से करहल जाना गुंडा और माफियाओं के भरोसे जो राजनीति कर रहे थे, उस पर कुठाराघात है। और अखिलेश यादव का
अखिलेश यादव का आजमगढ़ छोड़ना ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है, समर्थन है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। भुवन जोशी, आप समीर सिंह की इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। अमित शाह जब आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी कहां है, सामने से जवाब आया जेल में है। आजम खां कहां है, सामने से जवाब आया जेल में है। अतीक अहमद कहां है, सामने से जवाब आया कि जेल में है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को पूर्वांचल में और आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी तरीके से फोकस किया, उसे ही मुद्दा बनाया। आपको लग रहा है कि इस मसले पर आप पिछड़ रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा बोलने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुझे एक बात याद आई जो आपने और हमने पढ़ी थी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कल मैंने इसको भारत में भी देखा कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे जब फंसे हुए थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे थे। इस चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा। इसके साथ मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप भूल गए जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब आप क्या कर रहे थे सफाई में? मैं विषय पे आ रहा हूँ, मैं आपके विषय पर नहीं, उसी विषय पर ही आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब जल रहा था तो सफाई में क्या हो रहा था? कौन बंसी बजा रहा था? इनके मुख्यमंत्री डांस देख रहे थे और सफाई महोत्सव मना रहे थे। 700 दंगे हुए इनकी सरकार में, उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए जोशी, इनकी सरकार आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। भाई यूक्रेन से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे ना, लेकिन मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सफाई में डांस हो रहा था। तो आप गलत ट्रैक पर मत जाइए। वापस ले रहे थे। देखिए, मुझे अपना विषय कंप्लीट करने दीजिए। आइए विषय पर आइए ना। और ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि जब गृह मंत्री का बेटा किसानों पे वो चला रहा था, खाद चला रहा था, ये कहाँ पर थे उस समय? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जब गृह मंत्री का? और चिन्मयानंद जी और इनके सहगल जी जब बलात्कार कर रहे थे तो ये कहाँ पर थे इनका लॉ एंड ऑर्डर? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो इन्होंने जो हाथरस की बेटी को, जो दलित बेटी को इन्होंने जिंदा जला दिया, इनका कानून कहाँ पर था? 700 किसानों। अरे आपकी सरकार में गायत्री प्रजापति किसके नेता है? गायत्री प्रजापति बलात्कारी कहाँ है? आप बताओ ना। 700 किसानों की गायत्री प्रजापति बलात्कारी आज कहाँ है? 1 दर्जन आपकी सरकार के मंत्रियों को बलात्कार में जुर्म में इस्तीफा देना पड़ा था। मुजफ्फरनगर के दंगे में अखिलेश यादव सफाई महोत्सव मना रहे थे और दंगाइयों को चाय पिला रहे थे अपने घर में बुला के। मुख्यमंत्री बनने जा रहे उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को दंगा प्रेम, सचिन रावत को लाइए स्क्रीन पर। सचिन जी, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी, यहाँ पर वो प्रभारी बनी और उन्होंने मोर्चा संभाला, वो हर मसले पर एक्टिव नजर आई। फिर चाहे वो हाथरस जाने की बात रही हो, आगरा जाने की बात रही हो, लखीमपुर खीरी जाने की बात रही हो या सोनभद्र पहुंच गई थी वो, उस वक्त चर्चा खूब चल रही थी, टीवी पर खूब स्पेस भी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद चुनाव आते आते और जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ता चला गया, हम भी पब्लिक के बीच में थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, कांग्रेस की चर्चा भी नहीं हो रही थी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारी तैयारी 2024 की है, कम से कम उस उम्मीद को आप लोग पूरा कर पाएंगे या फिर हाथ में निराशा लगेगी? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आपने बताया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी